नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर पर। और आज हम आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं नया वीकली करंट अफेयर्स 2026 का, जिसमें आपको 19 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक के इस वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं शुरुआत सेशन की। और उसके साथ आप हमारे चैनल पर आपको पिछले वीक का भी 11 से 17 जनवरी और उससे पीछे 5 से 11 जनवरी के वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो एक बार उन्हें भी जाकर ज़रूर वॉच करें, ताकि आपकी तैयारी में और बेहतर प्रदर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व धर्म दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया और इसका निर्धारण कैसे होता है? तो विश्व धर्म दिवस 2026 है वो 18 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। यह दिवस हर साल एक निश्चित तारीख को नहीं, बल्कि जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। जनवरी महीने का जो तीसरा रविवार आता है, उस रविवार को मनाया जाता है और इस बार वो 18 जनवरी को मनाया गया था। और वर्ष 2026 में 18 जनवरी को पड़ा और इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच समझ और सामंजस्य को बढ़ावा देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोकबोरोक दिवस भारत के किस राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो वो है त्रिपुरा राज्य का प्रमुख एक सांस्कृतिक उत्सव है। और कोकबोरोक है वो त्रिपुरा के मूल निवासियों यानी त्रिपुरी भाषा के लोग है जो उनका है। और इस भाषा और संस्कृति विरासत को संरक्षित रखने और जश्न मनाने के लिए हर साल 19 जनवरी को यह मनाया जाता है। तो बात करने की कोकबोरोस दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। 19 जनवरी को कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कौन सी भाषा के या कौन सी भाषा से संबंधित लोग हैं? तो वह त्रिपुरी भाषा से संबंधित लोग हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 20 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस किस पर केंद्रित है? तो वह पेंगुइन प्रजातियों और उनके आवासों का संरक्षण है। पेंगुइन की प्रजातियां और उनके आवास का जो संरक्षण है उससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को। यह दिवस पेंगुइन की घटती आबादी और उनके प्राकृतिक आवास जैसे अंटार्कटिका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जनवरी को। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्वोत्तर भारत के किन 3 राज्यों की स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है? तो वह है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन तीनों राज्यों की जो राज्य स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पुनर्गठित अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को इन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसलिए हर साल इस तारीख को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बात करते हैं कि इन तीनों राज्यों को जो स्थापना दिवस है मनाया कब जाता है? 21 जनवरी को। कब ये कौन से अधिनियम के तहत? तो वो है अधिनियम है 1971 का, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971। और ये अस्तित्व में कब आए थे? तो 21 जनवरी 1972 में। कब आए थे? 21 जनवरी 1972 में अस्तित्व में आए थे। 21 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और कब? 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया है। और इसका उद्देश्य उनके अदम्य साहस और राष्ट्र सेवा की भावनाओं को याद करना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। यह दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार करना और महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो ये मनाया कब जाता है? 24 जनवरी को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस की तारीख में क्या-क्या अंतर है? तो भारत में जो हिंदी दिवस है, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोला जाता है, तो वो है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और जबकि विश्व हिंदी दिवस है, जो मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस जनवरी को वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा अपनाने की याद में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह है प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ को नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। प्रवीण वशिष्ठ को भारत के भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और यह आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने वाली शीर्ष संस्था है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेटा ने अपनी रणनीतिक टीम से किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है दीना पवेल मैककॉमिक। दीना पवेल मैककॉमिक है, जिनको सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने
दीना पवेल मैककॉर्मिक को दोहरे पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया है, जो कि कंपनी की वैश्विक नीतिगत मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो न्यूजीलैंड में भारत का नया उच्चायुक्त है वो है मुनाई मुनानपई सायावी सायावी मुनानपई सायावी है। तो विदेश मंत्रालय में मुनानपई सायावी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। इसके साथ ही अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। न्यूजीलैंड के अंदर कौन सा है? मुनानपई सयावी और जॉर्जिया के अंदर कौन है? वो है अमित कुमार मिश्रा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की किस महिला अधिकारी को रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो वो अधिकारी है चंदना सिंह। कौन है? चंदना सिंह। आरपीएफ अधिकारी चंदना सिंह को नन्हे फरिश्ते नाम की एक पहल थी या एक प्रकार का ये मिशन था, ऑपरेशन था। इसके तहत खोए हुए बच्चों को बचाने के अभियान के तहत उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय रेलवे ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो नन्हे फरिश्ते पहल थी वो किसके लिए थी? वो थी खोए हुए बच्चों को बचाने का अभियान था। और ये कौन लीड कर रहा था? ये चंदना सिंह लीड कर रही थी आरपीएफ के तहत, रेलवे सुरक्षा बल के तहत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने कौन सा कार्यकाल जीता है? तो उन्हें 7वां कार्यकाल यानी 7वीं बार राष्ट्रपति का जो चुनाव है उन्होंने जीता है। तो युगांडा के जो राष्ट्रपति है कौन है? योवेरी मुसेवेनी फिर से युगांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका लगातार 7वां कार्यकाल है और वह अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ये अभी का जो 7वां कार्यकाल यदि पूरा कर लेते हैं तो वे लगभग 40 वर्षों तक एक सत्ता में रहने वाले नेता बन जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाटा कम्युनिकेशन के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो ये दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति हुआ है गणेश लक्ष्मी नारायण। टाटा कम्युनिकेशन से उसके जो एमडी और नए जो सीईओ है वो है गणेश लक्ष्मी नारायण। टाटा समूह की दूरसंचार शाखा टाटा कम्युनिकेशन में गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना नया प्रबंधन निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रैंडम लाइफस्टाइल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? तो वह है सत्याकी घोष। कौन है? सत्याकी घोष। वस्त्र और परिधान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रे रेमंड रॉयल लाइफस्टाइल ने सत्याकी घोष को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, जो कि कंपनी के विस्तार और ब्रांडिंग का नेतृत्व करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अमेलिया वालवर्डे। तो कोस्टारिका जो देश है उसकी है अमेलिया वालवर्डे को भारत की महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है और उनका अनुभव टीम के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारने में मदद करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वह है जनरल एम वी पाठक। कौन है? जनरल एम वी पाठक है जिसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एचडीएफसी बैंक ने किसे अपने बोर्ड में पूर्वकालिक निदेशक नियुक्त किया है? तो वह है केजाद भरूचा। कौन है? केजाद भरूचा। निजी क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने केजाद भरूचा को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो कि बैंक रणनीतिक और परिचालन गतिविधियों को देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीआरपीएफ के नए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए डीआईजी हुए रविशंकर छवि। कौन है? रविशंकर छवि। रविशंकर छवि जो कि 2007 के यूपी केंद्र के आईपीएस अधिकारी थे और जिनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गृह लक्ष्मी पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो गृह लक्ष्मी जो पोर्टल है वो कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया और उसमें महिला उद्यमियों के लिए उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों को कुछ सहायता प्रदान करना। तो कर्नाटक सरकार ने महिला उद्यमियों के उत्पादन को प्रदर्शित करने और उन्हें डिजिटल बाजार उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल शुरू किया है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति है वो और बेहतर बन सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आमे पदेबा और आमा बसारे योजना किस राज्य की पहल है? तो ये है ओडिशा राज्य की योजना। कौन सी है? आमे पदेबा आमा बसारे, ये योजना ओडिशा की है। इस योजना में क्या चीज़ है कि ओडिशा सरकार ने 3 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनूठी योजना शुरू की है, जिससे बच्चों की जो नींव है वो मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने जम्मा बानो भूमि रिकॉर्ड के दशकों पुराने मुद्दे को सुधारने की पहल की है?
जो कि है आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, जिसके अंदर जम्मा बानो भूमि रिकॉर्ड, जमा बानो भूमि रिकॉर्ड के 10 को पुराने मुद्दे को समझाने की सुधारने की पहल की है। तो कर्नाटक सरकार ने कोगाडू जिले में प्रचलित जम्मा बानो भूमि कार्यालय प्रणाली से संबंधित जटिलताओं और उनके रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए एक सुधार अभियान शुरू किया है। और जिस अभियान का नाम क्या है? जम्मा बानो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश के में किस मंत्रालय ने एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा टेक्नोलॉजी सेंटर है? वो है एमएसएमई मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने दी है? एमएसई मंत्रालय है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की तकनीकी सहायता और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नए औद्योगिक केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है, भारत का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा? वो है लखनऊ। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य का जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर है। लखनऊ भारत का ऐसा शहर बन गया है जहां प्रतिदिन उत्पन्न कचरे को उसी दिन पूर्ण निस्तारण किया जाता है, जिससे लैंडफिल में कोई नया कचरा जमा नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो है, किस राज्य ने गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? जो कि है ओडिशा आपका। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 25 वर्षों के बाद किस राज्य ने पैसा एक्ट लागू किया? तो वह है झारखंड। झारखंड ने पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पैसा को 25 साल के इंतजार के बाद लागू किया है, जिससे कि आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों और गांवों पर स्वशासन करने का अधिकार मिलेगा। तो कौन से राज्य में है? वो है झारखंड में। अगला क्वेश्चन आता है कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी किस शहर में खोली गई है? तो वो है लुधियाना में। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी वो लुधियाना में। आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने लुधियाना के राज्य का पहला कुत्तों के लिए अभयारण्य स्थापित किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या किया? तो वो है जन भवन। राज्यपाल का जो आवास है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? जन भवन कर दिया है। औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए यूपी राजभवन का नाम बदलकर अब जन भवन कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए एक की नए पुरस्कार की घोषणा की है? गैर हिंदी भाषी लेखकों के लिए नए पुरस्कार यानी जो कि 5 लाख रुपए की राशि है उसकी घोषणा की है, तो वो है तमिलनाडु। कौन से राज्य ने की है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने अन्य भाषाओं यानी गैर हिंदी में लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम सरकार ने रिसर्च स्कॉलर के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? वो है 25,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप। कौन सी योजना है? प्रति 25,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप। और कौन सी योजना के तहत? वह रिसर्च स्कॉलर योजना इसके तहत शुरू किया है। असम सरकार ने राज्य में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी और शोध छात्रों को 25,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंध्र प्रदेश के किस द्वीप पर एक नई सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित की जाएगी? तो वह होप आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? होप आइलैंड के तहत पर आंध्र प्रदेश का है, तो वहाँ सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित की जाएगी। इसरो और राज्य सरकार आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास होप आइलैंड में एक नई उपग्रह परीक्षण सुविधा विकसित करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एयरलाइन रेटिंग्स डॉट कॉम द्वारा 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे चुना गया है? तो वह एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज को 2026 की सबसे सुरक्षित एयरलाइन से चुना गया है। सुरक्षा मानकों, घटनाओं और बेड़े की उम्र के आधार पर एतिहाद एयरवेज जो है उसको शीर्ष स्थान मिला है, जो कि दूसरे स्थान पर कैथे पैसिफिक और तीसरे स्थान पर क्वांटास रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी माना गया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। कौन सी नदी है? फिंके नदी। इसको सबसे पुरानी बहने वाली दुनिया की नदी है ये। तो भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी जो करोड़ों वर्षों से अपनी मार्ग पर बह रही है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली का दर्जा दिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन अंटार्कटिका या ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा? तो ऑपरेशन आर्कटिक है वो डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड के कठोर बर्फीले इलाकों में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है,
जिसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य क्षमताओं और सैन्य शक्ति का परीक्षण करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का नाम क्या है? तो वह दोस्ती 17 कौन सा है? दोस्ती 17। इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है? भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये तीनों देश शामिल हैं। दोस्ती अभ्यास का 17वां संस्करण मालदीव की राजधानी माले में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में इन तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग और इंटर ऑपरेशनबिलिटी बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ दी है? तो वह है अमेरिका। यानी यूएसए ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यूएचओ की जो सदस्यता है उसको नकार दिया है या छोड़ दिया है। अमेरिका ने पूर्व घोषणा के अनुसार डब्ल्यूएचओ से अपनी वापसी प्रक्रिया पूरी कर ली है और जिनेवा मुख्यालय में अपना झंडा हटा दिया है, और यह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटना है। और अमेरिका ने कुल कितने देशों से या कितने जो संगठन है विश्व जो संगठन है यूएनओ के, उनमें से उन्होंने अपनी सदस्यता है वो छोड़ी है? तो आप कमेंट करके बताएं कुल कितने सदस्यों ये सदस्य छोड़ी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला व्यापक एआई कानून किस देश ने पारित किया? तो वह है दक्षिणी कोरिया। विश्व का पहला एआई कानून है व्यापक, वो दक्षिणी कोरिया ने पारित किया है। दक्षिणी कोरिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का पहला विस्तृत एआई कानून पारित किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत और जापान। कौन कौन से है? भारत और जापान। तो कौन सा अभ्यास है? समुद्री प्रदूषण नियंत्रण अभ्यास है, जो कहाँ आयोजित हुआ था? वो मुंबई में आयोजित हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ये मुंबई के तट पर तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए अभ्यास किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो वह नामीबिया। नामीबिया के साथ क्या समझौता किया? रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित। भारत ने नामीबिया के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने और रक्षा सहयोग से बढ़ावा के लिए समझौता किया, और नामीबिया यूरेनियम और हीरों का बड़ा उत्पादक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जो एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बना है दूसरा भारत का। तो कतर के बाद पहला कौन सा है? कतर है। कतर कौन सा है? फर्स्ट है। और दूसरा कौन सा है? सेकंड नंबर पर कौन आता है? यूएई आता है। तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना ने अपनी पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है? तो भारतीय सेना ने अपनी पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब है वो कहाँ स्थापित की है? वो है महू, मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थापित की है? महू, मध्य प्रदेश में। महू में स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटीई में लैब स्थापित की है। इसका उद्देश्य सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी में क्वांटम तकनीक का उपयोग करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल ने 55 भाषाओं के रियल टाइम अनुवाद के लिए कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया? तो वो है ट्रांसलेट गामा। कौन सा मॉडल है? ट्रांसलेट गामा। इसके अंदर कुल कितनी भाषाएं हैं? 55 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो एआई मॉडल ट्रांसलेट गामा है, इसमें 55 भाषाओं को रियल टाइम वॉइस और टेक्स्ट अनुवाद करने की क्षमता है, और भाषाई बाधा को कम किया जाएगा जिसके कारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन किस राष्ट्रीय उद्यान में तैनात किए गए हैं? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। और क्या संचालित है? वो एआई संचालित है, थर्मल ड्रोन है। काजीरंगा में गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन तैनात किए गए, जो रात भर भी संदिग्ध गतिविधियों पर पता लगा सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो वो है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। पर्यावरण मंत्रालय ने कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, ताकि यहाँ से जैव विविधता और भेड़िया तेंदुओं की जो आवास है उनको संरक्षित किया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है, जो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है अब? तो वह है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व है। और पहले इसका नाम क्या था? रातापानी टाइगर रिजर्व था, जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिन्होंने भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी, उनके सम्मान में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल दिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
आईआईटी दिल्ली ने किस क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो उत्कृष्टता केंद्र है, उसका उद्घाटन किसने किया? आईआईटी दिल्ली ने। तो कौन से क्षेत्र के लिए? तो वह है विद्युत क्षेत्र के लिए। आईआईटी दिल्ली ने विद्युत क्षेत्र में शोध, ग्रिड सुरक्षा और नई तकनीकों के विकास के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना ब्लैक कोरल किस देश के वैज्ञानिकों को मिला है, या किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा? तो वह है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक। कौन से देश के? न्यूजीलैंड के। कितने वर्ष पुराना है? 300 वर्ष पुराना। क्या मिला है? ब्लैक कोरल। न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं को गहरे समुद्र अभियान के दौरान एक अत्यंत दुर्बल विशाल ब्लैक कोरल की खोज हुई है, जिसकी आयु लगभग 300 वर्ष की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ नया जैविक उद्यान विकसित करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। और राजस्थान के अलवर में नया एक जैविक उद्यान विकसित किया जाएगा, जिसके अंदर 81 वन्य जीव प्रजातियां होगी। राजस्थान सरकार ने अलवर जिले में एक नया जैविक उद्यान विकसित करेगी, जहां 81 विभिन्न प्रकार के वन्य प्रजातियों को संरक्षित और प्रदर्शित किया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मारुति सुजुकी ने 35,000 करोड़ के निवेश से नया संयंत्र कहाँ लगाने की घोषणा की है? वो है गुजरात में। मारुति सुजुकी ने गुजरात में एक नया विशाल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी, जिसके निवेश से सालाना 10 लाख कारें उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाटा ग्रुप ने किस राज्य में एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। तो टाटा समूह ने महाराष्ट्र में प्रस्तावित एआई इनोवेशन सिटी के बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास के लिए $11 अरब के भारी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को 16वां स्थान मिला है। वैश्विक जिम्मेदारियों, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों के पालन के आधार पर 154 देशों की जो पूर्ण सूची थी, उसके अंदर भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कुल कितने देश शामिल हुए थे? वो 154 थे, और 154 के अंदर भारत को कौन सा 16वां स्थान मिला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में किस देश की जनसंख्या में लगातार चौथे वर्ष गिरावट आई है? जो कि कितनी गिरावट है? 30 लाख की कमी है, वो दर्ज की गई है। तो लगातार चौथे वर्ष कौन से देश की है? वो है चाइना की। चीन गंभीर जनसांख्यिकी संकट से जूझ रहा है। 2025 में उसकी जनसंख्या में 30 लाख की भारी गिरावट आई, जो कि लगातार चौथे साल नकारात्मक वृद्धि है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीसीसीआई के किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो बीसीसीआई ने जेमिनी के साथ 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप वो डील की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने गूगल के एआई टूल जेमिनी के साथ अपना प्रायोजक बनाया है, जो कि 270 करोड़ रुपए की डील है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक बैंक ने सरकारी राजस्व संग्रहण के लिए कौन सी सुविधा शुरू की? तो वह है खजाने सेकंड ई रसीद भुगतान। कौन से खजाने सेकंड ई रसीद भुगतान है? वो है कर्नाटक बैंक के सरकारी राजस्व संग्रहण के लिए है। कर्नाटक बैंक ने कर्नाटक सरकार के खजाना विभाग के साथ मिलकर करों और शुल्कों के डिजिटल भुगतान के लिए खजाने सेकंड प्रणाली का को एकीकृत किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक के किन 3 जीआई टैग उत्पादों को निर्यात के लिए निर्यात हाल ही में मालदीव को किया गया है? तो वह है मैसूर पान के पत्ते, नंजनगढ़ के रसवाले केले और इंडी नींबू। तो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक ने इन 3 विशिष्ट भौगोलिक संकेतक यानी जीआई उत्पाद है, उनकी खेप को पड़ोसी देश मालदीव को में भेजा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो है आर्यन वैष्णव। आर्यन वैष्णव है आवश्यक ईएलओ रेटिंग और मानदंड पूरी करके भारत के 92वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया, और 91वें नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर वो है राहुल बी एस थे। कौन से थे? राहुल बी एस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस टीम ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो वह है विदर्भ। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है। विदर्भ की क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में मजबूत सौराष्ट्र टीम को हराकर इतिहास में पहली बार घरेलू वनडे टूर्नामेंट में विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले स्तर की मेजबानी कौन करेगा? तो वह है हरियाणा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 है, उसके पहले स्तर की मेजबानी हरियाणा करेगा। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी करेगा, जो राज्य में कबड्डी की लोकप्रियता को बढ़ाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 79वीं यानी 79 नंबर की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? वो असम में हुआ है। कौन सी है? संतोष ट्रॉफी। कौन से क्रम की है? 79 क्रम की। तो संतोष ट्रॉफी के 79वें संस्करण का आयोजन असम में किया जा रहा है, और यह 7वीं बार है। असम इस प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभंकर क्या कहाँ हुआ है, शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का जो शुभारंभ है वो लेह लद्दाख में हुआ है। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण लेह लद्दाख में शुरू हुआ है, जिसमें आइस स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे खेल शामिल होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह रुड़की उत्तराखंड में। कहाँ है? रुड़की उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रुड़की में राष्ट्रीय स्तर के पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था। पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वह साइना नेहवाल। ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व नंबर 1 शटलर है साइना नेहवाल ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया है? तो वह है किंगदाओ चीन। चीन का जो किंगदाओ शहर है वो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है। और इस विश्व रैंकिंग में चीन के शहर किंगदाओ को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वह है मंगलुरु। सुरक्षा सूचकांकों के आधार पर कर्नाटक के तटीय शहर मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्री लेडी के नाम से मशहूर किस पर्यावरणविद को सिंगापुर में निधन हुआ था? तो वह है कार्तिदा मेकानी। कार्तिदा मेकानी है पर्यावरणविद है जिनका सिंगापुर में निधन हो गया, जिसे ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मूल की कार्तिदा मेकानी जिन्हें सिंगापुर में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्री लेडी कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया था? तो वो है पुस्तक है राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। सीपी उपराष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अयोध्या आंदोलन और कानूनी लड़ाई पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार किसे मिला? तो वह है इलैयाराजा को। किसको मिला था? इलैयाराजा को मिलेगा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का। तो दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को सिनेमा और संगीत में उनके आजीवन योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म पानी लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया? तो वह है सिक्किम पुलिस। सिक्किम राज्य की जो पुलिस है उसको राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया। सिक्किम पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा अनुशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर और पुलिस ध्वज पुरस्कार है, जिसको दो नाम है अलग अलग, तो ये उनको सम्मानित किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो वो है तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। तेलंगाना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल आयोजन किया गया है और यहाँ बुथुकम्मा और बोनालू उत्सव भी प्रसिद्ध है। तेलंगाना के कौन कौन से उत्सव है? बुथुकम्मा और बोनालू जो उत्सव है वो भी काफी प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीतुक स्पीतुक गुस्टोर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में स्पीतुक मठ में चल मनाया जाने वाला एक वार्षिक शीतकालीन उत्सव है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये नए साल की शुरुआत का संकेत भी देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगरुम्बा नृत्य उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वो असम में। कौन सा नृत्य है? बंगरुम्बा है। बंगरुम्बा नृत्य उत्सव है, इसका आयोजन असम में किया गया था। बंगरुम्बा असम की बोडो जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। हाल ही में असम ने इस नृत्य उत्सव का आयोजन किया जिसमें से पीएम मोदी ने भी भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी ने कौन से उत्सव में भाग लिया था? तो वो उत्सव का नाम था बंगरुम्बा नृत्य उत्सव है। कहाँ कौन से राज्य में है? तो वो है असम में। कौन से राज्य में? असम में। कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो वो है बोडो जनजाति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र वो मुंबई में खोला गया है। प्रजनन स्वास्थ्य और बांझपन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता और समाधान प्रदान करने के लिए मुंबई में भारत का अपनी तरह का पहला केंद्र खोला गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक विश्व बैंक ने किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए $286 मिलियन का ऋण दिया है?
तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को $286 मिलियन का ऋण दिया है। किस लिए? डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए। किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटलीकरण बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक ने $286 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने बांस के ऑटोमोबाइल्स तैयार करने के लिए तकनीक विकसित किया? तो वह IIT गुवाहाटी, जिसने बांस को ऑटोमोबाइल्स के लिए तैयार करने की तकनीक विकसित की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये है, रबर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वो है केरल। केरल प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक राज्य है, जो कि देश के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। बेमला नदी सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपए किस राज्य को मंजूर किया? तो वो है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र कैबिनेट ने विदर्भ क्षेत्र की सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बेमला नदी पर इस बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। डॉल्फिन संरक्षण के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कौन सा है? दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण है, वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत गंगा डॉल्फिन की गणना और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए यूपी के बिजनौर से दूसरा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूएई के किस राज्य में नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया? तो वह तेलंगाना राज्य में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूएई और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद राज्य के किसी अन्य शहर को भारत का पहला नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह भुवनेश्वर यानी ओडिशा में। भुवनेश्वर की जो राजधानी है, ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पर राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह शास्त्रीय संगीत का एक प्रतिष्ठित उत्सव है। भुवनेश्वर के ऐतिहासिक राजा रानी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है मेडोरा सूर्य मंदिर गुजरात में। कहाँ आयोजित किया गया था? मेडोरा सूर्य मंदिर गुजरात के अंदर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, आईटीबीपी के प्रमुख से संबंधित हालिया नियुक्तियां कहाँ क्या है? आईटीबीपी प्रमुख से संबंधित हालिया नियुक्ति है वो है शत्रुजीत सिंह कपूर है, जो आईटीबीपी के प्रमुख बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी के प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कि हाल ही में अभी घोषित किए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी महत्वपूर्ण कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दीजिए, नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।